की मिट्टी। बिहार की मिट्टी भी हम चाहेंगे कि एकदम बढ़िया से सुनिए, सभी बच्चों को खूब अच्छा से याद हो जाए। देखो, जो बिहार में अब कई तरह की स्थितियां हैं, कहीं बाढ़ ज्यादा आना, कहीं बाढ़ कम आना, कहीं पे पहाड़ पर्वत होना, उसके आधार पर बिहार की मिट्टी को कई भागों में बांटते हैं। बिहार की जो पहली मिट्टी है, ये मिट्टी आप देख रहे हैं नेपाल की सीमा से सटे बॉर्डर लाइन पर ये मिट्टी है, और ये बॉर्डर लाइन पर चूंकि आप हिमालय पहाड़ है, इसीलिए ये हिमालय पर्वत के कारण इसमें रेत और कंकड़ ज्यादा होते हैं। ये मिट्टी भूरा हल्का पीला रंग की होती है, और ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं, इस मिट्टी में भी धान, आम, लीची, गन्ना, पटसन, ये सब की खेती हो सकती है। उपजाऊ है, कम उपजाऊ, और इस मिट्टी को हम लोग तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव एक बार बीपीएससी में आ चुका है कि तराई मिट्टी निम्नलिखित में किस जिला में बिहार में है, और वहां पे चॉइस आपको दिया गया बेगूसराय में है, चॉइस दिया गया बांका में है, चॉइस दिया गया बक्सर में है, चॉइस दिया गया सुपौल में। तो जो बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि तराई का मतलब तरी, तरी माने जो यहाँ पे नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पे तराई मिट्टी हम लोग को मिलती है। तो बिल्कुल आप सब लोग समझ गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये पूरे जो बेल्ट इनिशियल दिख रहे हैं, ये तराई मिट्टी। इसी को पूछा जा सकता है बिहार में तराई मिट्टी का विस्तार है, आप आंसर दोगे कि वो समझ गए, ये उत्तर बिहार के नेपाल से सटे जो क्षेत्र है, वहां तराई मिट्टी का डेवलपमेंट। और इसके बाद तराई के बाद आते हैं, तो यही बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं, यही बेल्ट में बाढ़ आते हैं। अक्सर आप सुनोगे ये बेल्ट जो आप देख रहे हो, सुपौल, मधेपुरा, ये जो बेल्ट देख रहे हो, ये पानी से एकदम डूब जाता है, और ये बाढ़ आने के कारण यहाँ हर वर्ष नई मिट्टी यहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए इस मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है खादर, और खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ होता है। इन बेल्ट में मिट्टी बहुत ही बढ़िया है, और इन मिट्टी में भी आप जानते हो पूर्णिया में, कटिहार के बेल्ट में पटसन, जूट की खेती होती है, इधर धान की भी खेती होती है, गन्ना, मक्का, चना, सभी चीज यहाँ पे उपजाया जा सकता है। खादर मिट्टी की बात जब भी होगी तो आप समझ लेना कि जहां बाढ़ आते हैं तो बाढ़ नुकसान तो देते हैं, लेकिन नई मिट्टी भी बिछा देते हैं, जिसको खादर के नाम से जानते हैं। खादर से नीचे आए तो ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेल्ट जो है ये चूना प्रधान मिट्टी है, इसमें क्षार युक्त मिट्टी है। इस मिट्टी को बलसुंदरी या दोमट मिट्टी कहते हैं, बलसुंदरी या दोमट। इसमें एकदम बालू रेत समान हल्का मिट्टी होगा। बलसुंदरी और दोमट मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होता है खादर की तुलना, और इसीलिए मुजफ्फरपुर के इन बेल्टों में लीची का खूब उत्पादन होगा, वैशाली, हाजीपुर के इन बेल्टों में केला का खूब उत्पादन होगा। इधर आप देखोगे आम। बाकी इन जगहों में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे तंबाकू, खैनी वगैरह की भी खेती होती है, क्योंकि तंबाकू की खेती के लिए एकदम महीन भुरभुरे मिट्टी की आवश्यकता है, और वो दोमट मिट्टी की बेल्ट उसके लिए उपयुक्त होता है। तो तंबाकू की खेती, आम की खेती, लीची की खेती, केला की खेती, ये इस बेल्ट में बलसुंदरी या दोमट मिट्टी में किए जाते हैं। और तब हम लोग इस बेल्ट को देखें, यहाँ कभी कभी बाढ़ आते हैं, यहाँ कभी कभी बाढ़ आते हैं, और कभी कभी जब बाढ़ आएंगे तो यहाँ के लोगों से जब बात करेंगे तो आपको कहेंगे कि हाँ मेरे यहाँ 76 में बाढ़ आया था, कई गांव वाले बोलेंगे कि मेरे यहाँ 92 में बाढ़ आया था, ऐसा बोलेंगे। और इसीलिए इन बेल्टों में, चाहे वो पटना हो, भोजपुर हो, बक्सर हो, जहानाबाद हो, जिनका भी घर इन जिला में पड़ता है, तो यहाँ बाढ़ कभी कभी आते हैं। और इसीलिए इस मिट्टी को पुराने जलोढ़ मिट्टी, इसको बांगर के नाम से जानते हैं, नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो पुराने जलोढ़ होने से, जल उड़ने से ये भी एक उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए इन बेल्टों में भी धान खूब होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होने के कारण। गेहूं खूब होते हैं, गन्ना खूब होते हैं। इस बेल्ट में दाल भी खूब होता है, मसूर वगैरह ये सब लगाएंगे, काफी बढ़िया यहाँ पे होगा। तो इन बेल्टों में जब आप जाएंगे तो मसूर, सरसों जो है, धान, गेहूं, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छा लगाए जाते हैं। और जब इस बेल्ट से आप नीचे चलेंगे, मतलब नवादा में निचला हिस्सा, गया में निचला हिस्सा, औरंगाबाद निचला हिस्सा, रोहतास निचला हिस्सा, जमुई बांका निचला हिस्सा, तो इधर आप देखोगे कि खेत छोटे छोटे होंगे, ऊंचे ऊंचे मेड़ होंगे। यहाँ पे नवादा वगैरह के हिस्सा में आप देखोगे खेतों में पटवन के लिए पैन का प्रयोग किया जाएगा, पैन, अहरी, ये सबका ज्यादा प्रयोग होगा, पतला पाट जिससे पानी जा सके, ये पैन है। और इन सभी जगहों पर आप सबको याद होगा हम लोग पूरे एक पर्वत क्षेत्र भी बनाए थे, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो मिट्टी होंगे, जिनका खेत होगा ऊंचा नीचा होगा, किसी का ऊंचा में, किसी का नीचा में, समतल नहीं होते। और यहाँ पर जो मिट्टी है उसको बलथर मिट्टी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है ये बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी में सिंचाई के साधन होंगे तो वहां खेती किए जा सकते हैं, और अक्सर यहाँ मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो बिल्कुल आसान रहा। बिहार की मिट्टी जो बच्चे रखना चाह रहे थे, केवल उनको समझना है कि सबसे ऊपर तराई, बाढ़ आता है तो खादर, उसके बाद है दोमट, उसको बलसुंदरी कहते हैं, तब नीचे है पुराने जलोढ़, उसके नीचे है बलथर। बस मानचित्र से स्टेप बना लिए, लाइन उनके क्लियर हो गए। तो इसमें हम लोग देख लिए कि तराई, तराई के बाद आप खादर, खादर के बाद बलसुंदरी, बलसुंदरी के बाद पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़ के बाद बलथर। राजीव जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ 87 मेन बाढ़ 1976 का उदाहरण इन बेल्ट में अगर आपका घर है तो 76 के उदाहरण में ज्यादा दिए जाते। सोन नदी इस समय बहुत फॉर्म में आए, और जो बच्चे का घर यहाँ पे होगा वो लोग इसको किसी से पूछेगा, पटना में अगर तुम्हारा घर है, अरवल में घर है, जहानाबाद घर है, औरंगाबाद घर है, रोहतास घर है, इन बेल्ट में अगर तुम्हारा घर है तो 76 का बाढ़ बड़ा फेमस रहा। नॉर्थ बिहार में 87 का रहा होगा, तो इसमें 76 जो हम बोले वो निचला सेक्टर बोले, बाकी ऊपर के सेक्टर में अगर आप है तो उसमें अलग। भागलपुर में बिल्कुल गंगा के द्वारा इधर आते हैं, और भागलपुर इन सेक्टर में जो है 2000 में भी बाढ़ आया है, बिल्कुल सही आपका। तो ये बाढ़ के उदाहरण जो देने वाले उदाहरण मिल रहे हैं, तो आप समझोगे कि वो समझ गए पुराने जलोढ़ मिट्टी के बेल्ट में हम है। दूसरा एक और अब समझा दे, गंगा के बेल्ट में, ये पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में, इन बेल्टों में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो बरसात में पानी से डूब जाते हैं, और जब नदी सूखते हैं तो यहाँ बहुत बढ़िया मक्का और भी सब्जी की खेती बहुत सुंदर हो सकते हैं। और ऐसे यहाँ मिट्टी को टाल क्षेत्र कहते हैं। आपको नाम सुना होगा, मोकामा का टाल, बढ़िया का टाल, ये टाल क्षेत्र सुने हो। तो टाल का मतलब ये पानी से डूबा होता है, और पानी से डूबा होने के कारण टाल क्षेत्रों में खरीफ फसल हम नहीं ले सकते, जो बरसात में होते हैं वो फसल नहीं होंगे, लेकिन रबी फसल टाल क्षेत्रों में भी होते हैं। और ये भागलपुर वगैरह का जो क्षेत्र है, मुंगेर का क्षेत्र है, बेगूसराय का क्षेत्र है, पटना के सब बाढ़, मोकामा का क्षेत्र है, यहाँ पर टाल के उदाहरण को मिले।
यानी जिस बच्चे का घर इन बेल्ट में पड़ रहा है वो लोग टाल मिट्टी खूब समझते हैं। और टाल क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि खेती नहीं होगी, बरसात में नहीं होगा, खरीफ नहीं होगा, लेकिन पानी जब सूख जाएगा तो रबी फसल बहुत अच्छे होते हैं। बहुत टाल रबी के लिए एक अच्छी मिट्टी। तो ये आपको पूरे बिहार की मिट्टी का सेक्टर भी आपका हम कंप्लीट करते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। बिहार के नजदीक से कौन सी रेखा गुजरती है, पहले फटाफट आंसर दीजिए। बिहार के नजदीक से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। सभी लोग जान रहे हो बिहार के नजदीक से कौन सी रेखा गुजरती है? बिल्कुल सही आंसर है गमछा झाड़ मित्र पर। झारखंड से आप जानते हो कर्क रेखा गुजरती है और बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और आपको यह भी मालूम है कि यदि कभी भी कर्क रेखा से मकर रेखा चलेंगे तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगर हम एक कर्क रेखा से ऊपर 66.5 तक चलते हैं तो एक उष्णकटिबंधीय के बाद एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसके ऊपर फिर शीत कटिबंध हो जाता है। यानी बिहार हमारा किसमें आ रहा है इसको आप ठीक से बताइए। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसके बीच में हमेशा गर्मी ज्यादा होती है, ये उष्णकटिबंध है। इसके ऊपर जाएंगे तो गर्मी ठंडा दोनों होते हैं 66.5 डिग्री तक, और इसको 23.5 ऊपर से 66.5 तक ऊपर या नीचे इसको उपोष्णकटिबंध कहते हैं और इसके ऊपर फिर शीत कटिबंध कहलाता है। तो आप बिहार को किस श्रेणी में रखोगे? एक एक करके एकदम चलते जाओ। बिहार हमारा जो है उसकी जलवायु की बात मैं कर रहा हूं तो बिहार का पहला स्थिति आप देख रहे हैं कि यह कर्क के उत्तर में स्थित है। पहला लाइन हो गया। बिहार की जलवायु आपसे पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होगा? तो बहुत ही सुंदर आपका आंसर है, बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होगा। यानी यहाँ आर्द्र भी होगा मौसम और उष्ण भी होगा मौसम, और इसलिए आर्द्र और उष्ण दोनों बात यहाँ पर चलेगा। यानी बिहार में उष्ण और आर्द्र दोनों की बात चलेगा कर्क के ऊपर होने के कारण। अगला नंबर हम लोग देखते हैं क्या बिहार में वर्षा मानसून के कारण होता है? तो आंसर है यस। जिस जगह में मानसून के कारण वर्षा होती है वो ऐसे जलवायु को हम लोग मानसून जलवायु कहते हैं। सुनते जाएंगे बिहार की जलवायु के लिए कई नाम है। आपको अगर ये सभी एक से ज्यादा नाम भेंट हो तो आंसर ई पे चला जाएगा, एक से अधिक सही वाला आंसर चुनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। मानसून के अनुसार यहाँ वर्षा होती है। एक कर्क के ऊपर है इसलिए उपोष्ण जलवायु हम लोग कहते हैं। अगला नंबर, क्या बिहार की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है? महाद्वीपीय और महासागरीय दो तरह की जलवायु होती है। महाद्वीपीय का मतलब है कि जो चारों तरफ स्थल खंड से घिरा हो, जहां की हवाओं में नमी कम हो, समुद्र से काफी दूरी हो, तो उस जगह पे महाद्वीपीय जलवायु होती है। महाद्वीपीय माने देश वाली जलवायु। और महासागरीय का मतलब जैसे बंबई वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे महासागरों के कारण महासागरीय जलवायु होती है। तो बिहार में बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि बिहार में समुद्र से थोड़ा दूर है, चारों तरफ से लैंडलॉक है, तो महासागरीय तो नहीं होगा, महाद्वीपीय होगा। परंतु ये बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उठता है तो आप खुद देखते होंगे इसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलता है, और इसीलिए एक इसके लिए स्पेशल नाम है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। संशोधित महाद्वीपीय का मतलब महाद्वीपीय ही है लेकिन उसके जैसा है, थोड़ा अंतर है। यहाँ महासागरीय जलवायु का भी कभी कभी कुछ प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए बिहार की जलवायु कैसी होगी? संशोधित महाद्वीपीय, उपोष्ण, मानसूनी। ये बिहार की जलवायु की विशेषता होगी। अब हम लोग यहाँ से एक एक पार्ट बढ़ते चलेंगे और आप खूब बढ़िया जैसे सुन रहे हैं ध्यान देते चलिएगा। अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो आप जानते हैं कि बिहार में जो वर्षा होती है, ये वर्षा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा वर्षा हमारे यहाँ इस मानसून से होती है, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इसीलिए बिहार में कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दूसरा नंबर, हम लोग के यहाँ बिहार में एक और वर्षा होती है जिसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अगर आप बिहार में रहते हो तो कई बार अखबार में आप पढ़ोगे कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण बिहार में वर्षा होगी, तो समझिएगा कि वो चक्रवातीय वर्षा है। इसको हम लोग नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो बिहार में वर्षा 3 प्रकार का हो सकता है। एक वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, मेन वर्षा इसी से होती है। दूसरे वर्षा को चक्रवातीय कहते हैं, जो कभी भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण ये वर्षा हो सकते हैं। और तीसरा वर्षा, इसको हम लोग पश्चिम विक्षोभ के नाम से जानते हैं। पश्चिम विक्षोभ के शीत ऋतु में, ठंडे के दिनों में, एक पश्चिम विक्षोभ, ये आपको मालूम है कि ये इधर से आते हैं और हिमालय से टकरा करके और तब इन क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं। पश्चिम विक्षोभ के जो वर्षा होते हैं वो पश्चिम से आते हैं, बाकी दक्षिण पश्चिम के जो मानसून है वो इधर हिमालय से टकरा कर जाते हैं। पश्चिम विक्षोभ की जो वर्षा है वो ठंडे के दिनों में होती है। अब आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको दिमाग में सेट रखना है, नार्वेस्टर में कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे चक्रवात हुआ, आपको चक्रवात समझाए थे, चक्रवात गर्मी के दिनों में ज्यादा होते हैं। ऐसी वर्षा आपको मई गर्मी आने के पहले मई माह में, ज्यादातर अप्रैल मई में आपको चक्रवातीय वर्षा बिहार में सुनने को मिलेगी, ये ज्यादा होते हैं। इसी चक्रवातीय वर्षा को अगर आम के समय हुआ और आम को ज्यादा फायदा हुआ तो उस नार्वेस्टर को आम्र वर्षा भी हम लोग कहते हैं। कई जगह तमिलनाडु वगैरह में भी ऐसी वर्षाएं होती है। तो यहाँ पे बिहार में 3 डिजाइन के वर्षा हो सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में किस वर्षा से रबी फसल को लाभ पहुंचता है? अब रबी फसल को लाभ पहुंचता है, गेहूं को लाभ पहुंचेगा, बताओ किस वर्षा से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, चक्रवातीय वर्षा से, पश्चिम विक्षोभ से। आपको आंसर 1 2 3 क्या करके देना है, जल्दी सोच के बताइए आंसर क्या लग रहा है। गेहूं फसल को लाभ किससे होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं का फसल ठंडे के दिनों में लगता है, और ठंडे के दिनों में जो फसल लगेगा तो उसके ठंडे के समय शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होगी वो वर्षा ज्यादा लाभदायक हो। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों बात को बढ़िया से समझेंगे। बहुत ही बढ़िया आप लोग ध्यान दे रहे हो, और इसमें जहां पूरी बात को समझ लोगे तो स्टेप क्लियर हो जाएगा। बिहार में 100 से 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। बिहार एक एवरेज वर्षा वाला क्षेत्र है। लगभग अगर ओवरऑल एक चॉइस चुनना रहे तो इन दोनों के बीच में लगभग 127 सेंटीमीटर बिहार की औसत वार्षिक वर्षा आप मान सकते हो। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि बिहार एक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। 100 से 150 सीएम यहाँ वर्षा होती है। अगर परीक्षा में चॉइस में 100 से 150 नहीं दिया, किसी एक को चुनना है, तो इन दोनों का भी एवरेज निकाल लोगे। 250/2 माने 125 26 सेंटीमीटर यहाँ का एक्चुअल वार्षिक वर्षा है। अगर यहाँ से इससे कम वर्षा होती है तब अखबार में होता है कि इस जिले में कम वर्षा हुई, इससे ज्यादा हुआ तो होगा कि इस जिले में ज्यादा वर्षा हुई। यानी एवरेज बिहार का ओवरऑल 127 सेंटीमीटर वर्षा है। अब एक एक करके हम पार्ट अभी चल रहे हैं और इस पार्ट का नाम अभी हम चलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। आप थोड़ा सा मेरे साथ 2 मिनट ध्यान देते जाएंगे तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून आप सभी को मालूम है कि यह मानसून बंगाल की खाड़ी से होते हुए और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये फिर आगे की ओर बढ़कर हिमालय में टकराता है और यही बिहार नेपाल में ये चारों तरफ ये हिमालय का रेंज है। ये चारों तरफ उत्तर में हिमालय है और ये आप देख रहे हो सारे हिमालय से टक्कर होगा। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मेघालय में इन किया तो हम लोग अभी मेघालय नहीं बिहार पे सीधे आ रहे हैं। मेघालय में एक तो आप जानते हो कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में ही पहुंचती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, बाकी डिटेल मानसून में हो चुका था। मेघालय से होते हुए ये हिमालय से टकरा करके वर्षा कराती है और बिहार में इसकी एंट्री लगभग 15 जून तक निश्चित हो जाती है। अगर 15 जून तक इसकी एंट्री नहीं हुई तो कहा जाता है कि इस वर्ष मानसून लेट आया। 15 जून तक एंट्री हो गई तो कहा जाता है कि मानसून सही है। अगर इसके पहले है तो मानसून 5 दिन पहले पहुंच गया, ऐसा अखबार में निकले। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझनी है कि जब ये हिमालय से टकरा करके वर्षा कराते हैं तो बिहार में इन करते ही सबसे ज्यादा वर्षा यही कराते हैं। और आप सभी बच्चों को मानचित्र में पढ़ाया हुआ है कि यह बिहार का कौन सा जिला है, ये सब बच्चे को मालूम। तो आप सबको मालूम है कि ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो ये आपका किशनगंज है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको आंसर देना है कि समझ गए मानसून ये इधर से इधर जाती है, इसीलिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। उसके बाद अब यहां से बढ़ेगी तो डेफिनेटली हिमालय से टक्कर करके ही जब वर्षा कराना है तो इन बेल्ट में सबसे पहले वर्षा होगा। इसी कारण से आप सभी बच्चे जानते हो सीतामढ़ी, सुपौल, ये सब जगह में धान की रोपनी बिहार में सबसे पहले होगा और यहीं के रोपने वाले तब नीचे की ओर रोपने आते हैं। कई बार अगर बच्चे नीचे दक्षिण से हैं, मान लो कि बच्चे पटना जिला से, तो अक्सर तुम ये सुनोगे नालंदा जिला से है तो अक्सर ये बात सुनोगे कि रोपनी सीतामढ़ी से आया है, धान के समय ऐसा सुनने पाए तो तुम्हें लगेगा कि तो वो अपना खेती नहीं करता क्या। तो आपको समझना होगा कि ये हिमालय से टक्कर के कारण हम लोग से पहले वर्षा वहां हो जाती है, उनके धान पूरे रोक दिए जाते हैं और तब यहीं के जो रोकने वाले लेबर है, किसान है, वो फिर दक्षिण की ओर रोकने चले आते हैं। सबसे अंतिम में रोकने का काम कहां होगा तो धान सबसे अंतिम में नीचे की ओर रोपाएगा। अब गया जिला में आप जाओगे तो धान डेफिनेटली पटना के बाद होगा, इन जगहों में और लेट होगा। ऊपर की ओर बढ़ोगे तो जल्दी रोपा जाएगा। ये आप मानचित्र नहीं भूगोल से अपने अंदाज कर सकते हो। दूसरी बात, मानसून इधर से इधर जा रही है तो इसीलिए एक बात एकदम मान के चलेंगे कि शुरुआत में इससे ज्यादा वर्षा होंगे, धीरे धीरे घटते जाएंगे। तो आपसे एक आसान प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आपको समझना है कि सबसे ज्यादा वर्षा अगर एक पर्टिकुलर चुनना होगा तो ऊपर उत्तर और इधर पूरब। बिहार के उत्तर पूरब में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एकदम सिंपल, सीधा सीधा समझना, रटना नहीं है। मानचित्र को महसूस करो, सारे आंसर तुमको ऑटोमेटिक चलेगा। तो बिहार के उत्तर पूरब में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन आपको आएगा कि इसमें अगर हम उत्तर इधर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो वर्षा का मान बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, एक समान रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बता देना है। बिहार में वर्षा का मान पूरब से पश्चिम जाने पर बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, एक समान रहेगा। बिल्कुल सही। देखो आप लोग मानचित्र समझ रहे हो, इसीलिए एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। रटते तो इतना बढ़िया आंसर नहीं देते। और बिल्कुल सही आंसर आपका है, जब बिहार में हम पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा का मान घटते जाएगा। अब आपसे एक बहुत बढ़िया हम क्वेश्चन दे दें कि बताओ किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चॉइस सुनना, अब आप लोग बहुत बढ़िया आंसर हमारे साथ कर पाओ। किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है और उसमें हम नाम देते हैं कटिहार। देखिए अब इसमें रखना नहीं है, अपने से डिफरेंटली आप सही आंसर दोगे। किस जिले में कम वर्षा होती है? कटिहार। फिर इसी प्रकार से हम आपको मान लेते हैं, यहाँ पर देते हैं सीतामढ़ी, सीतामढ़ी यहाँ पे आपको दे दें नालंदा, फिर यहाँ पे आपको दे दें बक्सर। आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। देखो अपने से जो बच्चे मानचित्र देख रहे हो बिल्कुल सही आंसर करो। बिल्कुल सही, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चे दिए हैं कि बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होगी। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा हम इसमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सीतामढ़ी नहीं लिखे, हम यहाँ पे आपको मान लेते हैं, लिख रहे हैं गया। ये गया जिला है। अब बताओ तुम्हारा चॉइस कौन सा होगा? अब चॉइस बक्सर होगा, गया होगा, नालंदा होगा, कटिहार होगा। जल्दी आंसर दीजिए। कई बच्चे गया लगा रहे हैं तो आपको लड्डू नंबर आता है, तभी आंसर बक्सर दीजिएगा। बक्सर सही आंसर था। यहाँ पे सबको मालूम है कैमूर का पठार, कई पहाड़ी पर्वत क्षेत्र। आपको मानचित्र बनाए थे तो याद होगा कि इधर पर्वत पठार बनाए थे, तो बादल जब भी गुजरेगा तो पर्वत पठार से टक्कर करके यहाँ वर्षा कराएगी। लेकिन आपको ये पूरे कंप्लीट मैदानी भाग होते हैं और मैदानी भाग में पानी वर्षा कैसे होगी जब तक टक्कर नहीं करे। यहाँ हिमालय क्षेत्र में इसीलिए वर्षा खूब है, हिमालय से टकरा करके डिस्ट्रिक्ट में खूब वर्षा है। इधर भी इन किया है तो इधर से खूब वर्षा है, इधर भी जैसे ही मानसून इन करेगा इधर भी खूब वर्षा है। ये पहाड़ों से टक्कर के कारण वर्षा है, लेकिन ऊपर की तुलना में कम है, यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे मैदानी क्षेत्र है, बादल हम लोग को दिखाई देंगे लेकिन वो निकलते चले जाएंगे और फिर यूपी वगैरह सेक्टर में जहां पे फिर पर्वत पठार मिलेगा वहां वर्षा कराएंगे। इसीलिए बक्सर सबसे कम वर्षा वाला जिला बिहार का है। आप कभी भी देखोगे कि कम वर्षा कहां हुआ तो जैसे ही हम पटना से भोजपुर बक्सर की ओर जाएंगे वर्षा कम से चला जाएगा। चलिए बहुत शानदार, आप लोग बढ़िया समझ रहे हैं। और यही समझने का नाम पढ़ाई है, लिखने और पीडीएफ का नाम पढ़ाई नहीं है। मानचित्रों के साथ अपने दिमाग को ठीक करिए, जो प्रश्न आएगा उसमें सोचने की क्षमता बढ़ाइए, परीक्षा में बना के आइए। अब यहाँ पे हम लोग देखें ये कौन सी जलवायु देख रहे थे, किसके कारण वर्षा देख रहे थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक उल्टा, अगर बिहार में पश्चिम विक्षोभ आता है, जो पश्चिम विक्षोभ आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोग सुने कि ये ठंडे के दिनों में शीत ऋतु में आता है और जब पश्चिम विक्षोभ आएगा तो इस समय इधर से इधर वर्षा घटती चली जाएगी। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि शीत ऋतु में बिहार में होने वाला वर्षा, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम होता है। बरसात में होने वाला वर्षा पूर्व में अधिक और पश्चिम में कम होता है। लेकिन ये पश्चिम विक्षोभ से हमारे यहाँ बहुत पानी नहीं पड़ते, ये हिमालय बेल्ट में टकराने से थोड़ी बहुत वर्षाएं होती है, हल्के फुल्के इधर धीरे धीरे घटते चले जाएंगे और इसके कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। और ये जो पश्चिम विक्षोभ के कारण आप एक नाम सुने होंगे ठंडे के दिन में, शीतलहरी। जैसे ही इससे वर्षा किसी बेल्ट में होगा बहुत ठंड बढ़ेगी और अखबार में आएगा कि पूरे बिहार शीतलहरी के चपेट में। इस शीतलहरी का सेंस है पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया, पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा तो शीतलहरी आ जाएगी। बाकी जब कभी भी चक्रवात आते हैं तो बिहार में किस चक्रवात से वर्षा होगी, तो डेफिनेटली जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठेंगे बिहार में उसी से वर्षा होगी। अरब सागर के चक्रवात से कैसे होगी?
अरब सागर में ऐसे भी चक्रवात नहीं उठते, बहुत रेयरेस्ट केस है अरब सागर का चक्रवात उठना। और इसीलिए चक्रवात से भी होती है। तो पूछा जाए कि बिहार में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो आपको कहना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और उसी से बिहार में वर्षा होती है। तो अब ये लाइन आप लोग मानसून का बहुत ही सुंदर समझ गए। अब थोड़े से कंसेप्ट हम लोग लेके चले। बिहार में सबसे अधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में है? बिहार में वर्षा तो हम लोग देख लिया, सबसे ज्यादा किशनगंज में है, ये तो हम लोग समझ लिए। तो आपको समझना है बिहार का कौन सा माह सबसे गर्म होता है। पहले इसका आंसर करिए, बिहार में कौन सा माह सबसे गर्म होता है? मई, जून, जुलाई, कौन सा माह गर्म होता है? जून की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, जुलाई सही आंसर है। बिहार में सबसे गर्म मई माह होता है, क्योंकि मई माह में बिहार में लू काफी कड़ाके के चलने होते हैं। अभी आपको बताया कि 15 जून तक मानसून आ जाता है, इसीलिए जितने भी बिहार के स्कूल हैं गर्मी की छुट्टी मई माह में ही दिए जाते हैं। जून माह में 15 जून आते आते मानसून आ गए, तो मानसून आ गए तो गर्मी पानी दोनों का जब संगम हुआ तो ये कुछ घट जाते हैं। मई माह सबसे गर्म होता है। और अब बताओ, इस समय सूर्य कर्क रेखा के नजदीक है, तो निश्चित इसके नजदीक वाले जिला ही गर्म होंगे, इस बेल्ट में ही लू ज्यादा चलेंगे। और इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे लू नहीं चलते हैं। ये पूरे पटना जिला से लेकर इन बेल्टों में लू का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। लू एक गर्म हवा है जो लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चलती है। इसके चपेट में यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मानव शरीर 37 डिग्री सी फिक्स टेम्परेचर वाला मशीन है, थोड़ा सा भी बढ़ गया किसी कारण से तो लू लग गया, तबीयत खराब हो गई। और इसी कारण अब हम लोग यहां पर समझे, ये जिला गया जिला है। अब ये औरंगाबाद, गया, ये नवादा है, ये आपको मालूम है जमुई है, ये आपको मालूम है बांका है। तो ये सब जो पार्ट आप देख रहे हो ये सब गर्म होगा, मई में सोच यहीं पर है गर्म सब होगा। लेकिन गया जिला में पहाड़ स्थित ज्यादा है जिस पर पेड़ नहीं है। फल्गु नदी है जो चौड़ी नदी है, उसमें पानी नहीं है, और इसके कारण जो बालू और पहाड़ है, इसके कारण बालू गर्मी में ज्यादा गर्म और ठंडा में जल्दी ठंडा होता है। पहाड़ों पर पेड़ नहीं है, इसके कारण गया जिला बिहार के सबसे गर्म और ठंडे जिले में शामिल है। तो आपको क्वेश्चन कभी भी आएगा सबसे गर्म जिला, तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा गया। सबसे ज्यादा वर्षा तो किशनगंज। जैसे जैसे हम अगर पश्चिम विक्षोभ की बात करेंगे तो वर्षा एक पश्चिम से पूरब की ओर घटते जाएगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटते जाएगा। बिहार में मैक्सिमम वर्षा आपको हमने बताया, अधिकांश वर्षा का जो क्षेत्र है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही 90% क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। अब एक अच्छा प्रश्न है, किस माह में बिहार से मानसून लौटता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। किस महीने में बिहार से मानसून लौटता है? 15 जून को तो हम लोग इन करवा दी। अब कब लौटेगा, किस महीने में बिहार से मानसून लौटता है? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 15 अक्टूबर तक बिहार में रहता है, और मध्य अक्टूबर में बिहार से बाहर होता है। और इसीलिए मध्य अक्टूबर का डेट आपको ध्यान रखना है। मानसून के आना और मानसून के जाना, ये दोनों बात आपको एकदम ध्यान में सेट होना चाहिए। तो अब तो हम समझते हैं कि आप बहुत ही बेहतर समझ गए हैं जो स्टेप आपको चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि बिहार की जलवायु है आर्द्र जलवायु है, चॉइस बी उष्ण जलवायु है, चॉइस सी उष्ण आर्द्र जलवायु है, चॉइस डी आपको कहे शुष्क जलवायु है। हमें लगता है कि अब आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। अब इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। बिहार की जलवायु है आर्द्र है, उष्ण है, उष्ण आर्द्र है, शुष्क है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। हम लोग अभी देखें कर्क रेखा से उत्तर होने के कारण बिहार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगर चॉइस में मानसूनी होता तो मानसूनी जलवायु भी होगा। अगर हम यहाँ पे इसको हटा के मानसूनी लिखते तो बीपीएससी के नेचर के अनुसार सही आंसर ई होगा, एक से अधिक सही, उष्ण आर्द्र और मानसूनी दोनों सही आंसर होगा, तो आंसर ई हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि एक स्टेप आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा इस क्लास का लेवल हाई किया जा रहा है, और जो बच्चे इस लेवल को थोड़ा सा अचीव कर लें तो बस प्रश्न उनसे अब सब बन जाएगा। जलवायु रिलेटेड क्वेश्चन में उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए हम लोग को एक छोटी सी बात सीखनी होगी। एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है कॉपेन। देखो, वैज्ञानिक जलवायु की व्याख्या करने वाले कई वैज्ञानिक थे, थॉर्मर थे, कॉपेन थे, कई का जलवायु वर्गीकरण है, लेकिन सबसे मानक कॉपेन की जलवायु व्याख्या को माना गया। और इसीलिए अक्सर बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, कॉपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी जलवायु है? एक अच्छा प्रश्न। अब इसमें बच्चे कॉपेन का नाम देखते ही हड़कने लगते हैं कि क्या गया, कॉपेन के अनुसार फिर क्या मारेंगे? तो कॉपेन एक कुछ बात कोड के रूप में किया, और कॉपेन के जलवायु व्यवस्था को, कॉपेन कौन है तो एक जलवायु वैज्ञानिक है, और इसने पूरे वर्ल्ड के, कॉपेन केवल इंडिया नहीं, वर्ल्ड के जलवायु को अपने कोडिंग द्वारा व्यक्त किया। इसने सबसे पहले कोशिश किया कि जो जलवायु है वो दो तरह के हैं, कुछ ऐसे जलवायु है जहां वन है और कुछ ऐसे हैं जहां वन विहीन है। बात को समझिएगा तो कॉपेन का स्टेप आप लोग पूरा अच्छा से समझ पाओ। जो बच्चे हमारे साथ ध्यान देंगे तो कॉपेन की बात एकदम क्लियर होगी, नहीं तो कॉपेन अक्सर आपको तंग करे। कॉपेन के अनुसार है कि आप जो जलवायु देख रहे हो, क्लाइमेट देख रहे हो, वो या तो वन वाला होगा या वन विहीन होगा, उसमें वन नहीं होगा। तो वन विहीन को उसने दो भागों में बांटा कि अगर जंगल नहीं है तो इसका दो कारण हो सकता है, या तो मरुस्थलीय जलवायु है, मरुस्थल है तो जंगल नहीं होगा, और या फिर मरुस्थल तो नहीं है, वहां ध्रुवीय जलवायु है। ध्रुवीय का मतलब बर्फ है, पूरा ठंडा है, तो वहां भी पेड़ नहीं होगा। बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब मरुस्थल है तभी वन विहीन होगा। ध्रुव की बात करें तो वहां इतनी ठंड पड़ती है, इतनी बर्फ है कि उसके कारण वहां भी वन विहीन होगा। तो कॉपेन कहा कि अब कितना जगह हम मरुस्थल और ध्रुवीय लिखते रहेंगे, हमारा कुछ कोडिंग है। अगर हम कभी भी आगे बी लिखेंगे तो बच्चों को समझना है कि मरुस्थलीय जलवायु है, अगर हम आगे में ई लिखेंगे तो बच्चों को समझना है कि वो ध्रुवीय जलवायु है। यानी कॉपेन के अनुसार से अगर आपको राजस्थान में ले जाए, थार मरुस्थल में ले जाए और कहे कि जलवायु है, तो आप ऑटोमेटिक कहना कि वो थार मरुस्थल में वन नहीं है, मरुस्थल है, तो बी टाइप की जलवायु होगी। अगर आपको कभी भी ऐसा ले जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, टुंड्रा प्रदेश जहां वन विहीन है, ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो आपको ऑटोमेटिक उसके लिए ई शब्द का यूज करना है, ये कोडिंग। लेकिन आप खुद सोच रहे हो कि सर ए का पता नहीं है, बी तो पता हो गया, सी डी का पता नहीं और ई आगे। तो ए, सी और डी, ये तीन वन वाले क्षेत्रों के लिए कॉपेन ने यूज किया।
और इसमें कहा कि अगर ए लिखते हैं, सी लिखते हैं और डी लिखते हैं, तो आपको समझना है कि यहां पे जंगल है। और ए का मतलब समझिएगा कि ये विश्वकीय जलवायु है। विश्वकीय जलवायु का मतलब यहां बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और बहुत अधिक वर्षा होगी, और ये विश्वत रेखा के नजदीक कहीं भी कोई देश रहेगा तो यहां पे हम लोग आगे में ए का यूज करेंगे। ए का यूज करेंगे का मतलब ये विश्वकीय जलवायु है। विश्वकीय जलवायु का मतलब आपको समझना है कि यहां पे ज्यादा गर्मी और ज्यादा वर्षा है। और फिर इसने कहा सी का मतलब समझना कि जहां उष्ण और आर्द्र दोनों तरह का सिस्टम है। जिस जगह के क्लाइमेट में उष्ण और आर्द्र दोनों जगह का सिस्टम मिल जाए तो समझना कि उसके लिए पहला कोडिंग हम लोग को सी का प्रयोग करना है। और यदि कोई मानचित्र में मध्य अक्षांशीय स्थिति पे है तो मध्य अक्षांशीय स्थिति में कोडिंग में डी का प्रयोग कर। बढ़िया से सुनते जाना है, 2 मिनट केवल ध्यान दे देंगे तो कोपिन का एक अच्छा लेवल आपका बढ़िया से बनने लगेगा। कोपिन ने महंगाई के जमाना में एक कोडिंग का प्रयोग किया और इसका कोडिंग था कि अगर कहीं विश्वकीय जलवायु है तो ए लिखो, अगर कहीं मरुस्थल है तो बी लिखो, अगर कहीं गर्मी ठंडा दोनों पड़ती है तो सी लिखो, ठंडा हल्का की ओर है तो डी लिखो, बहुत कड़ाके की ठंड है तो ई लिखो। और जो बी और ई है वो वन विहीन है। कई बार भी प्रश्न आता है कोपिन के अनुसार वन विहीन क्षेत्र की जलवायु होती है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो वन विहीन का मतलब तुम्हें समझना है कि बी और ई टाइप वन विहीन टाइप होंगे। कितने ठंड पड़ेंगे कि जंगल ना हो, या एकदम पानी नहीं पड़ेंगे जंगल ना हो, मरुस्थल में बी का यूज करते हैं। इसके बाद कोपेन ने कहा कि वर्षा किस वैरायटी का है इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करे। अगर वर्षा वर्ष भर हो रहा है तो उसके लिए इफ यूज करना। इफ का मतलब है वहां वर्ष भर वर्षा हो रही है। इसका मतलब समझना कि यहां ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्म काल एकदम शुष्क होता है, न के बराबर वर्षा। और डब्ल्यू का मतलब समझना कि शीत काल में न के बराबर वर्षा है, गर्मी के दिन में कुछ वर्षा हो जाती है, शीत काल अगर शुष्क होगा तो डब्ल्यू का प्रयोग करना। तो देखिए एस भी एक है, अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कोपेन का जो बच्चे थोड़ा भी व्याख्या इसको जाने रहेंगे। तो अब आप ही से पूछा जाए कि बिहार का तुम मानचित्र पढ़े हो तो सोच के बताओ बिहार के लिए सबसे पहले ए बी सी डी ई में हम किसका प्रयोग करें ठीक रहेगा। बढ़िया से सुनना, क्या बिहार में मरुस्थल है? अगर हाँ तो बी। क्या बिहार ध्रुव क्षेत्र में है? अगर हाँ तो ई। क्या बिहार विषुवत रेखा के करीब है? यदि हाँ तो ए। क्या बिहार में गर्मी ठंडा दोनों उष्ण आर्द्र है? तो सी। क्या बिहार में केवल कड़ाके की ठंड हल्का है? तो डी। ए बी सी डी ई में हम किसका प्रयोग करें? तो बिल्कुल देखिए सभी बच्चे लगभग सही बनाए। बिहार की जलवायु अभी हम आपको समझाए थे उष्ण आर्द्र जलवायु है, और जब उस चुके कर्क रेखा के उत्तर है और उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण बिहार के लिए हम लोग कोडिंग यूज करते हैं सी का। फिर सोचें अगर बिहार में वर्ष भर वर्षा होगी तो सी में एफ लगाएंगे, अगर बिहार में गर्मी में कोई वर्षा नहीं होगी तो सी में एस लगाएंगे, अगर बिहार में गर्मी में वर्षा हो रही है, ठंडे के दिनों में वर्षा बहुत कम के बराबर हो रही है तो सी में डब्ल्यू लगाएंगे। आपको क्या लगता है बिहार में सी में एफ लगाना ठीक है, सी में एस लगाना ठीक है, या सी में डब्ल्यू लगाना ठीक है? सोचते जाओ बढ़िया से, आपको अपने से समझना है, रटना नहीं है। आपको क्या लगाना है? सी में डब्ल्यू लगाना ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए आप लोग एकदम पकड़ ली, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार की जलवायु है, जो बच्चा सी डब्ल्यू लगा दिया एकदम बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो अब हम समझते हैं कि कोपेन के जलवायु सिस्टम को आप पूरे समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया आप लोग पकड़े हैं। तो अब इधर से क्वेश्चन जलवायु से आपको दिक्कत नहीं होगी, जलवायु आपके कंप्लीट हो। अब अगला क्लास बिहार के ज्योग्राफी का